बंगाल की सरकार ने चिकन नेक को केंद्र को सौंप दिया है और अब तो उसमें कह रहे हैं कि 100 कितने एकड़ जमीन भी दे दी है बीएसएफ को। इस पूरे इसको अपने अंडर ले लो। और ये एक ऐसा एरिया था यहाँ से सिर्फ ममता बनर्जी जीती थी, आपको याद है? कैसा लग रहा है आपको बिहार नीतीश कुमार के अंदर और अब बीजेपी के अंदर और चौधरी जी के अंदर, सम्राट चौधरी के अंदर? क्या आपको फर्क ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि कुछ सच्ची में ड्रास्टिक चेंजेस हुए कि अभी धीरे धीरे हुए? अब क्या-क्या आपको लगता है शुभेंदु जी कर पाएँगे? एक तो उनके पीए की जो हत्या हुई, आपको लगता है सच में पकड़े जाएँगे उनके, कि वो ऐसे ही रैंडमली 8-10 को पकड़ेंगे, किसी को स्केपगोट बनाएँगे और जो रियल वो हैं उनको नहीं पकड़ेंगे और ममता बनर्जी और उनके भतीजे के ऊपर हमेशा वो छुरी लटकी रहेगी कि हमें पता है किसने करा था, ये तो नहीं हो जाएगा? यहाँ पे जो मुसलमान है ना, वो पहले लेफ्ट के अंदर अंदर भी बहुत एन्जॉय कर रहा था। बांग्लादेशियों को तो लाना लेफ्ट ने ही शुरू किया। ममता बनर्जी ने तो सारी हदें क्रॉस कर दी और ऐसे लगा कि वो वेस्ट बंगाल और जो यहाँ के भी इंडियन मुस्लिम्स भी थे, बिहारी मुस्लिम्स और ये बाकी वेस्ट बंगाल के मुस्लिम, वो भी एक तरीके से ऐसे ही बिहेव कर रहे थे जैसे उन्हीं उन्हीं की कंट्री, जैसे ना कंट्री हो उनकी, जैसे इंडिया का पार्ट नहीं है। आप मुझे बताओ इनको कैसे ठीक करेंगे शुभेंदु? ये कहीं न कहीं आप देखना एक ना एक दिन तो ये कोई करके दिखाएँगे, कमाल के। सबको अभिषेक तिवारी की राम राम, वेस्ट बंगाल से भी और बिहार से भी। ये एक ऐसे सेफोलॉजिस्ट हैं जो इतनी कन्विक्शन से बिहार का भी इन्होंने बोला इतनी सीटें आएंगी, आए, और मैं ही थी जो हमेशा टेंडर आएंगी क्या अभिषेक, आई डोंट थिंक सो आएंगी। वेस्ट बंगाल में सबको शक हो रहा था पर अभिषेक तिवारी डटे रहे और एक ही बात कहे। नमस्कार अभिषेक। नमस्कार दीदी, प्रणाम। नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हो? खुश तो तुम आज बहुत हो गए, सारी प्रेडिक्शन नहीं, प्रसन्नता का क्या है कि अभी एक लक्ष्य समाप्त नहीं होता तो दूसरा लक्ष्य सामने आता है, जीवन का गोल बदल जाता है। अब सभी लोग अपना अपना रथ यूपी की तरफ घुमा रहे हैं, मैंने अपना रथ थोड़ा पंजाब की तरफ कर दिया है। मेरे को भी देखिए, पंजाब। हाँ, तो पंजाब में 5 कॉर्नर फाइट होनी है इस बार, ठीक है। बट बंगाल को लेकर के मेरे कन्विक्शन के जो 2-3 मेन रीजन थे। जब आपका मुख्य महिला बेस वोट अगर टूट जाए ना दीदी, आप तो मुझसे सीनियर है, आपको याद होगा एक लड़की का रेप हुआ था 1999 में, लेफ्टिस्ट ने किया था। 1998 एग्जैक्टली याद नहीं है ना। ममता बनर्जी डायरेक्टली राइटर्स बिल्डिंग में घुस गई थी, फिर वहां से उनको निकाला गया था, आपको याद होगा वो पूरा किस्सा कहानी, क्योंकि दिल्ली मीडिया में भी काफी वो पॉपुलर हुआ। ममता बनर्जी ने बोला कि मैं राइटर्स बिल्डिंग में दोबारा कदम नहीं रखूंगी जब तक मुख्यमंत्री नहीं बन जाऊं। वो उन्हीं महिलाओं की दीदी बन गई। अब आप बताओ पाया दीदी, जो महिलाएं ममता बनर्जी पर इतना विश्वास करती थी, जब संदेश खाली हुआ तो पत्रकारों के सामने उसने बोला कि एक बार दीदी को पता चलने दो मेरे साथ क्या हुआ है, फिर वो बताएगी। लेकिन दीदी तो तुक्का, वो तो शेख शाहजहां के साथ खड़ी हो गई। वो दीदी का ही तो आदमी था। फिर आप पार्क स्ट्रीट वाला मामला देख लो, क्या न बोला गया, लड़की के बारे में ही बोला गया, चरित्रहीन है वो तो। फिर आप जो सबसे खतरनाक मामला, आरजीकर मेडिकल कॉलेज, ममता बनर्जी ज्ञान देने लगी रात के 8 बजे के बाद महिलाएं बाहर क्यों निकल रही हैं? अगर कोलकाता में रात के 8 बजे बाहर नहीं निकलेंगी तो कहां निकलेंगी? बांग्लादेश में, पाकिस्तान में कहां निकलेंगी बताइए? महिलाओं का वोट मैंने देख लिया था, स्पेशली हिंदू महिला, सिर्फ हिंदू महिला, मैं मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा। हिंदू महिलाओं ने मन बना लिया, लेकिन वो कैमरे पे नहीं बोले, और इसीलिए मैंने अभिलाषा को भेजा था, बोला ऑफ कैमरा बात करके, और हर जगह का मैंने टारगेट दे करके रखा था, यहाँ यहाँ इन सब जगहों पे बात करना है और क्या क्या प्रश्न पूछने हैं, वो सब फिक्स था। जो आउटकम आया वो चौंकाने वाला था और वही रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट हुआ। ऑफ कोर्स, हाँ, सही कह रहे हैं। अच्छा अभिषेक, आप मुझे बताओ अब क्या क्या आपको लगता है शुभेंदु जी कर पाएंगे? एक तो उनके पीए की जो हत्या हुई, आपको लगता है सच में पकड़े जाएंगे उनके, कि वो ऐसे रैंडमली 8-10 को पकड़ेंगे, किसी को स्केपगोट बनाएंगे और जो रियल वो हैं उनको नहीं पकड़ेंगे और ममता बनर्जी और उनके भतीजे के ऊपर हमेशा वो छुरी लटकी रहेगी कि हमें पता है किसने करा था? ये तो नहीं हो जाएगा? नहीं छोड़ेंगे शुभेंदु इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो तो कॉम्बो में मोड में काम कर रहे हैं। वो योगी जी का भी काम कर रहे हैं और हेमंता विश्व शर्मा का भी काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्वेश्चन है उनके लिए। लोगों को ये रियलाइज था, कुछ लोगों को, अगर कि भाजपा का सीएम बने, अभी तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि शुभेंदु को बना ही देंगे। अब जो शुभेंदु कर रहे हैं ना, वो तो दायित्व के साथ कर रहे हैं। तो मुझे भागवत जी का एक बयान याद आता है जो गुरुदेव भाऊ तौर से भी कई बार बोल चुके हैं मुझे समझाने के क्रम में। अभिषेक देख, उन्होंने बोला कि
तेरा प्रॉब्लम हिंदू और मुस्लिम नहीं है, हिंदू और मुस्लिम से दोस्ती करो, साथ में एक डंडा रखो। तो वही डंडा योगी आदित्यनाथ, शुभेंदु अधिकारी और हेमंता बिस्व शर्मा है, उनके दृष्टिकोण। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये लोग अलग रूट से, इनका शत्रुबोध बहुत क्लियर है और इसीलिए सेंट्रल लीडरशिप इन पर विश्वास करती है, क्योंकि ये उस सिस्टम को समझते हैं। टीएमसी का हर एक सिस्टम समझ रहे हैं। अब आप देखिए, जब हम अभी बात कर रहे हैं तो 12 ठिकानों पर जो अभिषेक बनर्जी के हैं उसके ऑलरेडी रेड के और इन सब की दे दी गई है। इसके अलावा आप देखो, जनता उसी बंगाल पुलिस पे जिसके विरुद्ध, जिस टीएमसी विरुद्ध नेता के विरुद्ध शिकायत करती है, वो अगले दिन अरेस्ट हो जा रहा है। अब ये लोग किस बात के बाद थे? शेख शाहजहां हो गया या फिर फरहाद हकीम हो गया, किस बात? क्योंकि बंगाल पुलिस इनके साथ थी। अब बंगाल पुलिस का डैडी बदल चुका है, बंगाल पुलिस उनके साथ नहीं, लेकिन बंगाल पुलिस के पास 15 साल के कुकर्मों का हिसाब किताब तो है ही। अब नया डैडी के नजर में लॉयल बनना है, अब उसे अभिषेक बनर्जी से। देखिए, पुलिस वालों की ऐसे थोड़ी कही जाती, न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी, तो उन्हें तो लॉयल बनना है शुभेंदु अधिकारी के नजर में। वही बंगाल पुलिस के आज अधिकारी कहते होंगे, दादा मैं तो शुरू से ही आपका लॉयल था, मैं तो वेट ही कर रहा था आपके आने का। असल प्रॉब्लम ये अभिषेक बनर्जी का वो साला है, जब तक उसको नहीं पकड़ेंगे नहीं ठीक होगा। अच्छा, पकड़ो साले को। वो साढ़ू भाई पकड़ा कि फराज जहांगीर खान का ऐसे थोड़ी पकड़ा गया, बंगाल पुलिस ने पकड़ लिया। बोला कब भाग रहा है साला, मालिक बोल रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, हमको लॉयल साबित रहना है, हमको थोड़ी ना सुंदरबन के जंगलों में जाके भटक के हरे रामा हरे कृष्णा भजन करना। हमारे भी बाल है, बच्चेदार आदमी है, इनको तो सारे पता होंगे अभिषेक कि कहाँ कहाँ क्या है, सारा पता होगा। सारा पता है। आप देखिए ना कि फेंसिंग के लिए 15 साल का फेंसिंग के लिए जमीन दे दी, कितना 45 दिन के अंदर सब कुछ। 7th पे कमीशन लागू कर दिया। सारे सरकारी पदाधिकारी जो लोग टीएमसी के लिए काम करते थे वो जय मोदी बोल रहे हैं। तो पूरा रंगत बदल गया, तो आपका सपोर्ट बेस खत्म हो गया। कल मैंने देखा कि जो लोग पत्थर मार रहे थे, शुभेंदु अधिकारी खुद जाकर के ग्राउंड जीरो पर बोले कि जितने पत्थरबाज हैं उन सबका नाम निकालो, उन सब से पैसा वसूल लो, उनके पैंट के जेब के अंदर पैसा हाथ डाल के पैसा निकालो, ये पब्लिक प्रॉपर्टी क्यों तोड़ा, और सबको जेल भेजो जो पत्थर मार रहा था पुलिस वाले पे। ये कश्मीर थोड़ी ना है। अब सीएम कलकत्ता शहर के अंदर इतना बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा है, ये कश्मीर नहीं है, पत्थरबाजी करोगे मैं ऑर्डर दे रहा हूं मारने का। आप बताओ किसी की गुंडई चलेगी? सही कह रहे ये अंतर है। पर अभिषेक, यहाँ पे जो मुसलमान है ना, वो पहले लेफ्ट के अंदर भी बहुत एंजॉय कर रहा था। बांग्लादेशियों को तो लाना लेफ्ट ने शुरू किया। ममता बनर्जी ने तो सारी हदें क्रॉस कर दी और ऐसे लगा कि वो वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश ही बनाया हुआ था। और जो यहाँ के भी इंडियन मुस्लिम्स भी थे, बिहारी मुस्लिम्स और ये बाकी वेस्ट बंगाल के मुस्लिम, वो भी एक तरीके से ऐसे ही बिहेव कर रहे थे जैसे उन्हीं की कंट्री, जैसे ना कंट्री हो उनकी, जैसे इंडिया का पार्ट नहीं है। आप मुझे बताओ, इनको कैसे ठीक करेंगे शुभेंदु? ये कहीं ना कहीं ग्रुप बना रहे होंगे, आप देखना एक ना एक दिन तो ये कुछ करके दिखाएंगे, धमाल दे। क्या ग्रुप बनाएंगे? कल जितने मौलवी और इमाम और मुअज्जिन हैं, इनको जो मासिक भत्ता मिलता था टीएमसी सरकार की तरफ से, कल ही बंद कर दिया। ये आदमी सरकार में आया है तो एक होता है ना वो सिस्टम लेकर के कि भाई इसने 5 सालों का वो पूरा मार्क बना के रखा था कि अगर सीएम बना तो डे 1 को ये करना, चेकलिस्ट जिसको बोलते हैं, डे 1 में ये करना है, डे 2 में सैलरी बंद करनी है, डे 3 में बांग्लादेशियों को ठीक कर रहा है, सड़क पे नमाज बंद करानी है, इनलीगल इंक्रोचमेंट पे बुलडोजर चलाना है। सो ही डूइंग द चेकलिस्ट। ओके, टिक मार्क। जिस हिसाब से ये प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहा है, अगले 2.5 साल में बंगाल जो है वो पूरी तरह से बदल जाए। लेकिन 2 से 2.5 साल का स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि आदत लगी है। नहीं, और जो सिस्टम है वो बहुत मजबूत बना के रखा था ना, तो आप एक एक करके खत्म करोगे ना। वो अभी तो एक्शन हो रहा है, वो डर का खेल और ये सारा चीज, तो क्लोज जो सिस्टम बना हुआ है, मनी रोटेशन से पैसे का, पोर्ट के ऊपर फरहाद हकीम जैसे लोगों का कब्जा जो है, ये सब तोड़ते टाइम तो लगेगा ही। परंतु ऐसा लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी तोड़ देंगे, इनके अंदर वो कैपेबिलिटी है। डिसीजन मेकिंग को लेकर के सेंट्रल लीडरशिप ने क्लियर कर आदेश दिया कि भाई जो करना है करो, ये बंगाल का कचरा साफ होना चाहिए। मुश्किल में है इस वक्त टीएमसी का पूरा इंटायर कुनबा। मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी, ट्रैम्स चल रही हैं। ट्रैम्स तो एक आइडेंटिटी है वेस्ट बंगाल की, तो इन्होंने इलीगल एनक्रोचमेंट हटाई तो ट्रैम्स चल पाई ना, कैसे चल गई? हाँ, वो ट्रैम्स तो बंद होने लगी थी क्योंकि इलीगल इंक्रोचमेंट इतना हो गया था। इसका कभी आप बड़ा बाजार चली जाओ, मैं तो कई बार गया हूँ, वहां के सारे पुराने हिंदू व्यापारी खत्म हो गए। और मेन इनके शोरूम के सामने एक हॉकर है, वो एकदम नाइक का डुप्लीकेट टी शर्ट 150 बांग्लादेश से ला करके 150 चिल्ला रहा है। शोरूम के अंदर आपका 3500 रुपए का मिल रहा है, 3500 का। कौन जाएगा शोरूम के अंदर? तो जिस तरह से तोलाबाजी हो रही थी, ये पूरा सब कुछ खुला हो गया। इसको बदलना बहुत जरूरी था भारत के। और देखिए, मैं कल्चरल वॉर अगेन, ये जो
इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं ना, इसका एग्जैक्ट टर्म ये है कि आपका ये कल्चरल जेनोसाइड के लिए ये एक वॉर है, जहां पर अब वेपन का यूज नहीं होगा, हम आपकी डेमोग्राफी बदल देंगे, आपका पॉलिटिकल पावर आपसे छीन लेंगे, आपके सोचने समझने का तरीका फोर्सफुली हम बदलवा देंगे अपने ही पॉलिटिशियंस के थ्रू, दबाव के थ्रू, और अंततोगत आपकी सभ्यता और संस्कृति का विनाश करने लगेंगे, और देखते देखते 10-15 सालों में हम आपको डिफीट कर देंगे। तो बड़ा डेंजरस चीज है ना। और पश्चिम बंगाल में यही हो रहा था। आपको याद है कि लास्ट दुर्गा पूजा में दुर्गा माता के हाथों से शस्त्र उतरवा लिए गए थे। मतलब दुर्गा माता और आंसू नहीं है, महिषासुर का वध कैसे होगा? अजान के समय पंडालों के अंदर की क्या स्थिति थी, और नयन में मक्का मदीना और काबा, ये तो दुर्गा पंडालों में पढ़ा जा रहा था। शियोनी घोष ने रातों रात थोड़ी ना बोला, ये तो वहां पढ़ाई जा रहा था। लास्ट टाइम दुर्गा पूजा में भी पंडालों के बाहर नमाज पढ़े गए हैं। तो ये क्या था? ये बंगाल का कल्चर है। आपको सयोनी का गाना याद है? मेरे को तो उसका म्यूजिक कौन सा था, क्या था वो? नयन में काबा हृदय में मदीना। हाँ, बड़े ऐसे ऐसे करके गा रही थी ना, मेरा प्यारा बड़े बढ़िया। उसका योगदान अतुलनीय है। महुआ मोइत्रा का योगदान अतुलनीय है। आपको याद है आपके चैनल पर दीदी एक बात मैंने बोली थी, थैंक यू महुआ मोइत्रा, जो आपने गुजरातियों को गाली दी कि आपका क्या फ्रीडम में योगदान है। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल वोटर भवानीपुर में गुजराती थे और 15,000 की मार्जिन से जीता। व्हेन आई वाज लाइव, लोग मुझसे पूछ रहे थे अराउंड 11-12 बजे, अरे शुभेंदु अधिकारी बहुत ज्यादा पीछे हो गया। मैंने उस टाइम ही बोला था 9th राउंड तक शुभेंदु अधिकारी लगातार पीछे रहेगा, क्योंकि एक बार मुसलमानों का ईवीएम जब खत्म हो जाएगा ना, तब वो उसका बढ़ना शुरू करेगा, और 16th और 17th राउंड से शुभेंदु अधिकारी आगे जाएगा। 10,000 के ऊपर से मार्जिन से शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर इलेक्शन जीतेगा। अच्छा, अब आप मुझे एक और बात बताओ अभिषेक, ये बंगाल की सरकार ने चिकन नेक को केंद्र को सौंप दिया है, और अब तो उसमें कह रहे हैं कि 100 कितने एकड़ जमीन भी दे दी है बीएसएफ को, इस पूरे इसको अपने अंडर ले लो। और ये एक ऐसा एरिया था, यहाँ से सिर्फ ममता बनर्जी जीती थी, आपको याद है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो पूरा डेमोग्राफी चेंज है, और ये जो उत्तर 24 परगना का वो एरिया है जहां से एंट्री पॉइंट होता था, उसको बदलना तो आपको पड़ेगा ही, और बिना बदले तो आप ये लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। तो ये समझना बहुत आवश्यक है मेरे हिसाब से कि जब तक आप सिर्फ फेंसिंग कराने से नहीं होगा, चिकन नेक का वो एरिया जहां पर इनका प्रभुत्व है, जिसके कारण ये लोग कह रहे थे कि हम ग्रेटर बांग्लादेश और ये सारा चीज बना लेंगे, पहले वो तोड़िए, फिर इसको स्प्रेड कीजिए, और लास्ट में चिकन चेस्ट को आप मगरमच्छ का चेस्ट बना लीजिए। आपके पास ऑप्शन रहेगा, समय के साथ वो भी हो जाएगा, आप और हम देखेंगे आंखों के सामने। अच्छा, अब आप बताओ, यहाँ क्या अब आपको लग रहा है कि ये जो वेस्ट बंगाल का मुसलमान है, ये अब आर्टिकल्स आएंगे मुसलमान डरा हुआ है कि अभी चुप है? नहीं, वो तो ऑलरेडी शुरू भी हो चुके कि भाई देखिए, ये बंगाल का कल्चर और ये ऐसा नहीं था, बंगाल को ये क्या बना दिया है बीजेपी ने, यहाँ बुलडोजर चल रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे पास, हम बस रहे थे तो आप कहाँ थे? तो भाई भाजपा की सरकार थी क्या? आप बसा, अगर लेफ्ट ने आपको बसा दिया, टीएमसी ने बसा दिया, इनलीगल तो इनलीगल है। इनको इनलीगल काम करने में कितना मजा आता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। और फिर घर टूटेगा तो रोना भी रोएंगे कि हमारा घर तोड़ दिया, इतना मेहनत से बनाया था, गरीब कहाँ जाएगा? अरे गरीब कहाँ जाएगा, हम ठेका लेके रह गए। गरीब को भी बिठाना है, अगर बसाना है तो आप ममता बनर्जी अपने घर में बसा लें, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। गरीब का मतलब क्या होता है कि हम बांग्लादेशियों को और किसी को भी बसाने का ठेका लेके रखे सरकारी भूमि पे। और गरीब हमेशा मुसलमान ही क्यों होता है? हिंदू तो नहीं बसता, ये विचित्र है भाई। तो बंगाल के अंदर जो शत्रु बोध है, जैसे मैं एक नारा सुन रहा था दीदी अभी कुछ दिन पहले कि हिंदू हिंदू भाई भाई, तो बंगाल अरविंदो घोष के राह पर चल पड़ा है जब उन्होंने कहा था कि सनातन ही राष्ट्र है। और अब वास्तव में बंगाल भारत को रास्ता दिखाए, क्योंकि अब जाति की जो लड़ाई चल रही थी और जाति के नाम पर जो बांटने का खेल चल रहा था, जब बंगाल से आवाजें ये उठने लगी कि हिंदू हिंदू भाई भाई, इस पॉलिटिक्स का तोड़ बहुत मुश्किल है विपक्ष के लिए। और अब तो विपक्ष, कुछ दिन पहले मुझे याद है जेपी नड्डा जी ने बोल दिया था कि अब क्षेत्रीय पार्टी बचेंगी ही नहीं, तो सारे चिल्लाने लगे थे, अरे देखो देखो कैसी राजनीति कर रहा है, क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। आप बताओ दीदी, कहाँ बचे? स्टालिन बचे, ममता बची, ले देके एक अखिलेश बचे हुए हैं, वो भी निपट जाएंगे, वो भी जाएंगे। और प्रसन्नता अगर तमिलनाडु को लेकर के, क्योंकि विजय जीत गया, स्टालिन तो नहीं जीता, स्टालिन का मॉडल तो हार गया, तो प्रसन्न किस बात को लेकर के हो? लेफ्ट वहां पर हार ही गया है केरल में। तो कौन सा ऐसा 40 वर्षों में जो तुम लोगों ने सो कॉल्ड सोशलिज्म, समाजवाद,
सांप्रदायिक ताकतों के अगेंस्ट हम खड़े हैं, तो पूरे देश ने तो तुमको नकार दिया। हो कहां पूरे देश में? अब कुछ जेएनयू और दबायर के दफ्तर में बचे हुए हैं, बाकी तो कहीं है नहीं। डफली बजाइए, एंजॉय कीजिए। सही कह रहे हैं। अभी अभी भी एकेडेमिया में हमारे, मेरे को लगता है कि अभी भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में तो अभी लेफ्टिस्ट हैं, वो थोड़ी बहुत गंदगी करते रहेंगे, वी कांट हेल्प इट। वो टाइम के साथ ही जाएगा। अब वो क्या है ना कि वो बने भी नहीं है एक दिन में, तो ये जाएंगे भी नहीं है एक दिन में। अब ये समय के साथ जाएगा। लेकिन आप देखो जाधवपुर का रिजल्ट बंगाल के अंदर। हाँ, सही कह रहे हैं। ये सारे लोग मैं आजकल देख रहा हूँ दीदी, एक चीज और, अब ये सारे बंगाल के एक्सपर्ट बता करके ममता की गलतियां गिना रहे हैं। और मुझे याद है चुनाव से कुछ दिन पहले आरफा खानम शेरवानी जाकर के बोल रही थी कि 27% तो मुसलमान है, कुछ नॉन मुस्लिम तो टूट करके वोट नहीं देंगे, ममता की सरकार बनते हुए मैं साफ देख रही हूँ। ये जो चश्मे का नंबर है ना, बदलवाना पड़ेगा। सही कह रहे हैं। अब ये जो चल रहा है ना कि मुस्लिम वोट एक साथ और बाकी हिंदू का कुछ जाति में तोड़ करके हम सरकार बना लेंगे, जैसे आप मुस्लिम को एक साथ रखेंगे, पूरा हिंदू भी एक साइड होकर के आपको रिजेक्ट कर देंगे, तो वो जाति का खेल टूट रहा है। आप देखो महाराष्ट्र में 200 सीट, बिहार में 200 सीट, बंगाल में 200 सीट जीते। तो वो लोग जो आकलन कर रहे थे कि मोदी खत्म हो गया, साफ हो गया 2024 के बाद, अब खत्म 2029 में राहुल बाबा आ जाएंगे, वो अब खुद बोल रहे हैं कि नहीं, अब तो यूपी में अगर 40 सीट भी आ जाए तो बंगाल से ये लोग वापस 30 सीट लेकर के आ जाएंगे, इस बार तो बीजेपी 2029 में मेजोरिटी आ जाएगी। अरे कमाल है यार। तो ये है। अच्छा, अभिषेक, एक और चीज मैंने देखी, नमाज, हेमंता, योगी जी और शुभेंदु तीनों एक ही साथ इन दिनों में नमाज के लिए कह रहे हैं कि रोड पे नहीं होगी। योगी जी इज ऑल्सो वेरी क्लियर, हेमंता इज ऑल्सो वेरी क्लियर। अब तो वो आगे, आज से ऑफिस भी आ गए। वो शुभेंदु ने तो सारी हदें पार कर दी, मतलब उन्होंने तो इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया, और वो तो कह रहे मैं अरेस्ट करके रख दूंगा। तो आपको लगता है कि इसका विद्रोह हुआ था ना कोलकाता में, कोलकाता, तो आपको लगता है ही विल बी सक्सेसफुल इन डूइंग इट? यस ऑफ कोर्स। हमारे यहाँ भोजपुरी में दादी जब कहानी सुनाती थी तो वो एक कहावत बोलती थी कि बाबू, डर के मारे तो भूत भागता है। तो डर के मारे तो दीदी भूत भागता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर ये लोग तो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। जब डंडा चलेगा सब ठीक हो जाएगा। सही करे। अब हम आते हैं आपके ऊपर क्वेश्चन पूछने, जी आपके देश के, जैसे ये लोग कहते हैं ना हमारा वेस्ट बंगाल, हमारे बिहार के बारे में मत बोलना। तो अब आप बिहारी बाबू हैं, आप तो मतलब आपके भरा हुआ है आपके अंदर बिहारी पान, और बिहार के लोग होते भी बहुत अच्छे, इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, कैसा लग रहा है आपको बिहार नीतीश कुमार के अंदर और अब बीजेपी के अंदर, और चौधरी जी के अंदर, सम्राट चौधरी के अंदर, क्या आपको फर्क ऐसा लग रहा है? क्या लग रहा है कि कुछ सच्ची में ड्रास्टिक चेंजेस हुए कि अभी धीरे धीरे हुए? देखिए, बिहार का जो ड्रास्टिक चेंज होना था वो 20 साल में काफी धीरे धीरे नीतीश कुमार जी ने विकास के मापदंडों पे किया है। अब बड़ी बात यह है कि क्या बिहार के अंदर सम्राट चौधरी विकास के नाम पर प्राइवेट कंपनीज को, इन्वेस्टमेंट को लेके आ पाएंगे? अभी आपने 2 दिन पहले न्यूज में पढ़ा होगा, बिहार के अंदर 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अडानी ने किया। अब हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अभिषेक, ये बोलते हैं कि सच्ची में करते हैं? नहीं, ये करते हैं, ये किया। बिहार के अंदर अभी जारा की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बिहार के अंदर वैन हुसैन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बिहार के अंदर ब्रिटेनिया आ गया। बिहार के अंदर मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे बढ़ रहा है पिछले 6-8 महीनों में। बिहार इलेक्शन के समय मैंने बोला था कि देखिए, रातों रात कोई चीज ओवर द नाइट नहीं होता, पहले आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, ग्राउंड प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि बिहार का ग्राउंड ही नहीं था तो नहीं हो पाता। अब आप देखो, बंगाल में सत्ता आ गई बीजेपी की, एक बार यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर बन जाने दो, जो कि बनारस से पूर्वांचल से कनेक्ट हो जाना, पूर्वांचल वाया रूट से कनेक्ट हो जाना, यानी दिल्ली से सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एक बार हमारा माल बिहार का पोर्ट तक, कलकत्ता पोर्ट तक पहुंचने का हो जाए, तो विल नॉट बी लाइक लैंडलॉक, क्योंकि 4 घंटे 5 घंटे की रनिंग रहेगी, हम लोग लैंडलॉक नहीं रह जाएंगे। और आप सोचिए कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक बार बन गया, तब आप बिहार में आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट। तो ये एक कलेक्टिव विजन है नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने कहा था कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्य जब तक विकसित नहीं होंगे तब तक भारत डेवलप नहीं हो पाए। अब तो अंग बंग कलिंग वाला, हाँ, वो हमने अचीव कर लिया। अंग में भी हमारी सरकार है, बंग में भी हमारी सरकार है, और कलिंग में भी हमारी सरकार है। अगले 10 साल में ये राज्य भारत को एक नई दिशा देंगे, इसमें कोई संदेह मत रखिए। और अभिषेक, व्हाट अबाउट एजुकेशन सिस्टम? मुझे ऐसे लग रहा है कि गुजरात में कितना कुछ टाइम से बीजेपी है, पर गांव में और एजुकेशन, उसमें कोई इतना फर्क नहीं ला सकता। अभी भी वही चल रही, टीचर्स जिनको पढ़ाना नहीं आता, कितनी वीडियोस आती हैं, टीचर्स
सो रही है क्लास में, कोई स्वेटर बुन रहा है सर्दियों में बाहर बैठ के, मतलब अभी भी देखिए, वो वाली चीज आई नहीं है, क्यों नहीं आई? नहीं, गुजरात का जो शहरीकरण का एजुकेशन सिस्टम है और गांव का, पहले इसको समझते हैं कि गुजरात के अंदर एक जो मैकॉले वाली एजुकेशन सिस्टम है उसके ये लोग बहुत उलट हैं। इनका एजुकेशन सिस्टम अपना चलता है। 22 साल तक लड़का घूम रहा है, 23 साल तक 20 लाख रुपए लेकर के उतरा, सीधे शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। मैंने तो ग्राउंड पे देखा है, यानी गांव वालों को। अभी हमारा एक जानने वाला है राजकोट में, वो एग्रो फार्म है उसका, दुनिया भर से मसाले, तेल, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ये लोग क्या है ना कि ये बिजनेस स्कूल है परंपरागत रूप से। डायमंड कटिंग की चल रही है, डायमंड कटिंग का कहीं भी कोई क्लास नहीं होता है दीदी, पहले हम ये समझें। वो ये सब खानदानी लोग हैं, इनको पता है कि भाई हमको कुछ नहीं करना, हमको डायमंड कटिंग करना है, तो ये क्या एमबीए करके, इंजीनियरिंग करके अपना पैसा बर्बाद करें। इनको जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम चाहिए उससे ज्यादा इनको आवश्यकता नहीं है। और इसी कारण आप देखते हैं कि गुजरात जो ऑक्सफोर्ड वाले हैं इनको आईना दिखाता है, कैम्ब्रिज वाले इनको आईना दिखाते हैं। देखो यार, आधे अमेरिका के अंदर पटेल भरे लास्ट में इन्होंने बोला यार गुजरातियों के वीजा को कंट्रोल करना पड़े, वहां भी जाकर के बिजनेस यही कर रहे हैं। तो हम पहले एजुकेशन सिस्टम को समझे कि एजुकेशन होता क्या है। शिक्षित होना और बात, और डिग्री वाला एजुकेशन सिस्टम होना और बात। मैं तो बिहार में ऐसे कई ग्रेजुएट लड़कों से मिला हूं। मैंने तो एक मेरा वायरल रील हुआ था, एक लड़का बोला मैं ग्रेजुएट हूं। मैंने बोला किस सब्जेक्ट से? बोला फिजिक्स से। मैंने बोला जीरोथ लॉ बताओ, उसे पता नहीं। फिर मैंने उससे हीट पूछ लिया, पता नहीं। विस्कोसिटी पूछ लिया, पता नहीं। मैंने बोला कैसे पास हुए थे? चोरी करके। पूरी पब्लिक हंस रही है, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे पास रोजगार नहीं है। ये कंप्लेन आपको गुजराती करता हुआ नहीं दिखेगा कि मेरे पास रोजगार नहीं है। तो ये अंतर को हम समझें। जी सही कह रहे हो आप करके। और आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे बिहार में भी सम्राट चौधरी ये वो कर पाएंगे जो हेमंता जी और योगी जी और शुभेंदु कर रहे हैं? कर पाएंगे? वैसे हैं, वैसी पर्सनालिटी है। शुरू भी कर दिया है, लेकिन चूंकि बंगाल का ये सारा कुछ न्यूज इतना कवर हो रहा है, ये जो पूरा किशनगंज का एरिया है वो फेंसिंग हो रहा है। जो किशनगंज से हो रहा था, किशनगंज का पूरा वो बॉर्डर लाइन एरिया, उसका फेंसिंग चल रहा है। इंक्रोचमेंट फ्री किया जा रहा है 10 किलोमीटर के पूरे उस रेडियस वाले जोन को। जल्दी बिहार पर रोते कलपते वीडियोस आपको मिल जाएंगे लोगों के। तो आपको एक क्या होता है ना कि नोएडा ऑफिस को तब पता चलता है, नोएडा में बैठे हुए लोगों को और एनसीआर में, जब तक वामपंथी रोते हुए ना आए, बोला देखो हमारा दुख दर्द, भूखे मर रहे हैं, ये उजाड़ दिया वो उजाड़ दिया, तब तक आप लोग को ये आइडिया नहीं रहता काम हो रहा है। वो भी आएंगे। नेपाल का वो पूरा बॉर्डर लाइन जो मजार जो है ना उगाए थे मशरूम की तरह, सड़क वाला जो मशरूम होता है ना जो रोड साइड उग जाता है, जहरीला मशरूम, तो उसकी तरह जो मजार वजार उगाए थे इंक्रोचमेंट के नाम पर, वो सब उन सब का समतलीकरण हो रहा है, सबकी मैपिंग हो रही है। बस 6 महीना दे दिए, एकदम बिल्कुल परफेक्ट नजर आएगा यहाँ। अच्छा, परफेक्ट। अच्छा, अभिषेक, आखिरी के एक क्वेश्चन पहले बिहार से दे। नीतीश कुमार के बेटे को कौन सी पोर्टफोलियो मिला है, कौन सी मिनिस्ट्री मिली? हेल्थ मिनिस्ट्री मिली है। आपको लगता है इज ही अवेयर ऑफ पॉलिटिक्स, इज ही अवेयर ऑफ हाउ टू गवर्न? जब उनके फादर सीएम थे तो क्या वो काम करते थे जमीन पे और कुछ? नो, वो अवेयर नहीं है, लेकिन वो अगले 6 महीने में बाबू लोग उसको सिखा देंगे, अवेयर हो जाएगा। आप देखिए तेजस्वी यादव, जिसे आज लोग विपक्ष का इतना बड़ा चेहरा मानते हैं, जब वो आया था स्टेज पे पहली बार, वो बोल तक नहीं पाते थे। यहाँ तो बिहार में तो राबड़ी देवी राजनीति सीख गई, जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। ये तो फिर भी इंजीनियर आदमी है। सही कह रहे तो बिहार की राजनीति को, हाँ, अब मैं इस मॉडल से प्रसन्न हूं नहीं हूं ये अलग बात, लेकिन नीतीश कुमार का बेटा जेडीयू के भविष्य को संभाल लेंगे, इसमें मुझे कोई शंका नहीं। अच्छा, अब हम आते हैं लास्ट आखिरी क्वेश्चन पंजाब पर। मैं पंजाब घूमती हूँ बहुत, बिकॉज मैं वहां पैदा हुई हूँ, फगवाड़ा में, जलंधर के पास फगवाड़ा में पैदा हुई। तो मैं जब जाती हूँ ट्राई टू गो बाय कार एंड तो मैं रास्ते में बात करती हुई जा रही हूँ। तो पहले तो लोग उसको उड़ता पंजाब बुलाते थे, मैं उसको अब उदास पंजाब बुलाती हूँ, क्योंकि आप जाओगे तो खेतों में ना, एक खेत हरियाली है पर एक उदासीनता है। जैसे आपने धुरंधर में नहीं देखा था उसका जसीरत का घर, ऐसे बस घर बने हुए हैं, कोई रिपेयर नहीं हुए कुछ, एक उदास सा पंजाब लगता है जो पहले नहीं था। मतलब आप पहले पंजाब घुसो ना, आपको ऐसे ना रंग बिरंगे कलरफुल वो लिखा था। तो ये, और मैंने एक और चीज देखी जो वहां पे मैंने समझी कि बीजेपी से बहुत नफरत है, और इनडायरेक्टली हिंदू से नफरत है, और हिंदू होने पे नफरत है, अपने आप को हिंदू होने पे। तो मैं जिनके घर गई, 2-4 लोगों के घर गई, तो जितना स्टाफ था ना वो सब क्रिश्चियन बना हुआ था, और वो बताते कैसे उनकी बेटियों को भी स्कूटी मिली है, 2 बेटियां, दोनों को स्कूटी मिली है, माँ को 2 लाख रुपए मिले हैं। कितनी बात सच है कितनी नहीं ये मुझे नहीं पता, पर वो बता रहे थे कि दे आर वेरी हैप्पी, उनको मेडिकल भी करा
देते हैं, वो बीमार भी होते हैं। जब वो हिंदू थे तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था, जब वो दलित सिख थे उनके साथ जाट लोग मिसबिहेव करते, कहते अब हम लोग सब एक है, हम सब चर्च है। इसको तोड़ पाएगी बीजेपी? देखिए, तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। पहले पंजाब को देखिए, बंगाल कैसे आप जीते? बंगाल जीतने का एक लाइन में जो मेरा तर्क है कि जिस दिन बंगाली हिंदुओं को उनकी अस्मिता का, उनकी आइडेंटिटी का, उनकी सभ्यता का, संस्कृति का एहसास हो गया कि कैसे उनसे छीना जा रहा है, जिस दिन इस उड़ता उदास पंजाब गुरुओं की वाणी याद आ जाएगी, उस दिन क्रिश्चियनिटी के ऊपर मुश्किल आ जाएगी। अभी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कि 8,000 सिख जो 8,500 क्रिश्चियन हो गए थे, उनकी घर वापसी हुई है। हाँ, तो RSS कोई के चीज साथ। रातों रात नहीं होता। अब आप देखिएगा इस चुनाव में बीजेपी अगर घृणा होती तो मैं मानता हूं कि 2022 के असेंबली इलेक्शन में 6% बीजेपी का वोट शेयर था। 2024 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का वोट शेयर 18% था, और बीजेपी को 10% का और गेन करना है। 5 कॉर्नर फाइट है, 10% गेन करेगी बीजेपी की सरकार बन जाएगी 28% पर। अकाली और दल वो ज्वाइन कैसे करेगा होगी? इनको? कैसे नहीं, होगी? अकाली दल की जरूरत ही नहीं है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी बन चुके हैं। अरे हाँ, वो दलित इम्पैक्ट आएगा, इम्पैक्ट आएगा आपको। क्या बात कर रही है, सैनी बाप रे, कम्युनिटी ही नहीं। कितना दूर तक सोचते हैं मोदी जी और अमित शाह जी। और यहाँ पे सब बोल रहे थे सैनिकों के बनाए सैनिक, इनकी हर चीज का एक रीजन होता है, बहुत दूर दूर आप तक सोचते हैं कि वही माय बात गॉड। है ना कि एक बार वो चीजें हो जाए, इस बार पहले रंगा बिल्ला आपस में लड़ेंगे। पंजाब के अंदर एक वीडियो आया है, अभी मैंने 2-3 दिन पहले देखा कि एक दौड़ा करके महिला को उसका चेन स्नैचिंग किया गया, उसके बच्चे के सामने पुलिस 400-500 मीटर के दूरी पर थे पुलिस थाना। बिहार में ये नहीं होता, आप बिलीव करोगे दीदी? रात के 12 बजे, हाँ नहीं होता, दिन दहाड़े कर लोगे, पब्लिक पीट के मार देगी भाई। बिहार में वो ये जो उड़ता पंजाब बना था, मैं तो देख रहा था कि वो और कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क वाला नशा एकदम सिमिलर पैटर्न पे दोनों ऐसे खड़े हैं। हाँ, ऐसे गिर ही जा रहे हैं, ऐसे ऐसे गिरे। हाँ, पाकिस्तान ने सिस्टमेटिकली पंजाब को बर्बाद किया, और अनफॉर्चुनेटली हमारा दृष्टिकोण उस वक्त, हमारे पास ऐसे विजनरी लीडर्स भी नहीं थे जिनके पास एक विजन हो। अब है, आप देखिएगा, मैं बहुत होपफुल हूँ पंजाब में, तमिलनाडु में और केरल में। पंजाब में इस बार सरकार के बहुत क्लोज रहेगी बीजेपी, सरकार बनाने के बहुत क्लोज रहे, और संभवतः उसके नंबर के बिना किसी की सरकार बने ना। तमिलनाडु में ये टर्म तो नहीं, किंतु अगले टर्म में वो मेन अपोजिशन में हो, और केरल में तो अगले 5 साल में ही वो मेन अपोजिशन में आए। थैंक यू लेफ्ट, क्योंकि जहां जहां लेफ्ट गई है वहां वहां बीजेपी ने उसको रिप्लेस के किया। लिए जगह है। पर अभिषेक, मेरे को एक बात बताओ, जैसे पंजाब में जब लास्ट टाइम लोग कैंपेनिंग करने जा रहे थे, तो वो याद है उनके MLA के कपड़े फाड़ दिए थे, मारा था, और RSS के भी एक को गोली से मार दिया था। ये कैसे हटे, मतलब कैंपेन कैसे होएगी फिर? वेरी बता रहा हूँ, वेरी स्केरी। वैसे ही होता है। बंगाल में स्थिति इससे ज्यादा खराब। जो पंजाब में किसान बिल के नाम पर झूठ, घृणा और ये सब फैला दिया गया ना, उसको वापस लाना आसान नहीं है। लेकिन एक बात है, प्रधानमंत्री ने कभी पंजाब को और सिक्खी को छोड़ा नहीं है। जिस आदमी ने मुसलमानों की टोपी कभी नहीं पहनी, उस आदमी ने सिक्खी वाली पगड़ी पहनने से कभी ऑब्जेक्शन, और उतने ही श्रद्धा भाव से पटना में आए हुए थे। यहाँ हमारे सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थल है सिखों का, वो गुरु गोविंद सिंह साहब जी का यहीं पे है, पटना में ही, पटना साहिब में। वहां आए थे, उन्होंने लंगर में खुद चलवाया। तो ये सारी चीजें होती रहेंगी, चलता रहेगा, आएगी सर। अब मैं आपके पीछे पड़ी रहूंगी। इंटरव्यू दो, बताओ पंजाब में क्या हो रहा है, बताओ यूपी में क्या हो रहा है। यूपी में तो मैं भी आपके साथ आऊंगी, मिलूंगी जब आपको यूपी में आऊंगी जब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हर हर महादेव। अच्छा, अब आप मुझे हर उसमें कोलैब करते हो, कर लेना। मैं इतना छोटा चैनल है, मेरे को थोड़े व्यूअर्स मिल जाते हैं। अरे नहीं, हाँ ठीक है, कर लेना। हम छोटे मोटे लोगों का भी ख्याल रख लिया कर। अरे क्या ऐसा कभी हुआ? मैंने टाइम नहीं, आप करें, मैं आपको कोलैब भी। ओके, थैंक यू।